स्लाइड चलाने वाले। हाँ रोहित, प्रारंभ कर सकते हैं। सर शुरू किया जाए। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। सर्वेभ्यो नमो नमः। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग की इस आवासीय पटल पर आयोजित वागवर्धनी संगोष्ठी में मैं विभागीय शोध छात्र आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए वैदिक मंगलाचरण से और लौकिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम मैं वैदिक मंगलाचरण के लिए विभागीय छात्र एमए प्रथम वर्ष अमन को आमंत्रित करता हूं, वह आए और वैदिक मंगलाचरण करें। अमन। हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु रेखादशवातः सुमन्यावानो वेदथे को जगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवः सुरक्षक्षसो विश्वे नो देवा अवसगमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाक्षाभिर्यजत्राः। हरिः ओम। अनम्यूट। धन्यवाद अमन। अब लौकिक मंगलाचरण के लिए एमए प्रथम वर्ष की छात्रा नेहा से अनुरोध करूंगा वह आए और लौकिक मंगलाचरण करें। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशुद्ध सुधामधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्जविभूषितभीतियुतं भवभावविभावितभिन्नपदं प्रभुचित्त समाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। धन्यवाद नेहा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वागवर्धनी संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे यशस्वी विभाग अध्यक्ष आचार्य रिपुसूदन सिंह महोदय, समन्वयक रूप में उपस्थित डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय व डॉक्टर रमेश चंद्र नैलवाल महोदय एवं प्राचीन ज्ञान निधि के रूप में विद्यमान बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन व पांडुलिपि विज्ञान तथा अभिलेख शास्त्र के उद्भट विद्वान डॉक्टर उत्तम सिंह महोदय CSU एकलव्य कैंपस अगरतला को प्रणाम करते हुए आप सभी आगंतुक महानुभावों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम इस संगोष्ठी का मैं परिचय देते हुए आपको बताऊं, किसी भी विभाग की उद्देश्य पूर्ति तभी संभव है जब वह अध्ययन अध्यापन के कार्य में वह ज्ञान के आदान प्रदान में संलग्न रहे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभागीय आचार्य एवं विभाग अध्यक्ष महोदय के आशीर्वाद व मार्गदर्शन से प्रत्येक माह के अंत में किसी एक विशिष्ट विषय को लेकर उसका चयन करके एवं विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित करके इस संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। यह इस श्रृंखला की 7वीं संगोष्ठी है और इसका आज विषय है लिपि एवं अभिलेखों का सामान्य परिचय गुप्त एवं गुप्तोत्तर विशेष संदर्भ में। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर उत्तम सिंह महोदय, सहायक आचार्य बौद्ध दर्शन एवं पाली विभाग, एकलव्य कैंपस अगरतला केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय।
मैं अपने विभागीय आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा सर से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि वह आएं और आज के मुख्य वक्ता का वाचिक स्वागत करें। धन्यवाद रोहित। वस्तुतः यह कार्यक्रम छात्रों के लिए रखा जाता है। उसमें एक विशेष शीर्षक का निर्धारण किया जाता है जिसके माध्यम से अधिक छात्रों को लाभ मिल सके। सामान्य रूप से एनटीए के पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु होता है उसी को आत्मसात किया जाता है, जो विविध विश्वविद्यालयों में परास्नातक के पाठ्यक्रम में भी सन्निहित होता है। यहाँ पर प्रत्येक माह प्रायः अंतिम सप्ताह में एक यह कार्यक्रम आयोजित होता है जिसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष है जो छात्र वो अपना तैयार किए होते हैं विषय वस्तु, उनकी उपस्थापना करते हैं। उसी के दूसरे प्रभाग में इस तरह का रहता है कि एक विशिष्ट विद्वान जो उस विषय वस्तु पर विशेष रूप से उन्होंने श्रम किया हो जीवन में, ऐसे विद्वान को यहाँ पर आहूत किया जाता है जो मार्गदर्शन कर सके छात्रों का। यहाँ पर विद्वान से अभिप्राय उस विषय में जिनकी गहन रुचि होती है, जो प्रायोगिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने विषय वस्तु को जो उपस्थापित कर पाए, जिनसे छात्र अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके, रखा जाता है। इसी कड़ी में आज जो रखा गया है उसमें जाने पहचाने प्रथित शिक्षक के रूप में आप सभी इनको जानते हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय के अगरतला परिसर में आप सेवा दे रहे हैं, और वह सेवा तो एक अलग पक्ष होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका जो अध्यापन का रहा है उससे भारत ही नहीं विदेश के जो छात्र हैं वो भी लाभान्वित होते रहे हैं। वह बौद्ध धर्म के संदर्भ में हो या लिपि संदर्भ में हो अथवा अभिलेख संदर्भ में हो, तो इन सभी विषय वस्तुओं को ध्यान में रख करके ही आपको यहाँ पर आहूत किया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे छात्र इस कार्यक्रम से अत्यंत लाभान्वित होंगे। न केवल बीबीएयू के छात्र अपितु जो भी इससे संबद्ध हैं, जो एनटीए की तैयारी कर रहे हैं, जो परास्नातक में किसी अन्य विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत विषय को लेकर के, उन सभी के लिए समान रूप से यह उपादेय होगा। इसके साथ ही साथ जो अध्यापक या अध्यवसाय में जो प्रवृत्त व्यक्ति हैं उनको अपने इतिहास की, अपनी संस्कृति की समझ होना के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टि से भी यह कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही उपादेय होगा आज का, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। आज यहाँ पर समुपस्थित यद्यपि हमारे परिवार के ही सदस्य हैं ये, क्योंकि हम सभी एक अकादमिक यात्रा पर हम सभी हैं, और उस अकादमिक यात्रा में जितने भी हैं सभी परिवार के सदस्य ही होते हैं, इसीलिए अतिथि तो वो नहीं होते हैं, लेकिन एक चूंकि परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन हम लोग करते हैं, तो उनको हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि वो निरंतर हमारे साथ इस अकादमिक यात्रा में हम सबके संग रहेंगे, और छात्र इससे निरंतर इस यात्रा से लाभान्वित होते रहेंगे। तो अविलंब हम यहाँ पर जो समुपस्थित हैं आज के आचार्य डॉक्टर उत्तम सिंह महोदय, उनसे हमारा साग्रह निवेदन होगा जो कि आप यहाँ पर आए। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय यहाँ पर अभी उनका संवाद प्राप्त हुआ है, वो यात्रा में है, इस कारण से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये कुछ तकनीकी समस्या के कारण वो निश्चित रूप से कुछ देर में जुड़ जाएंगे, उसके बाद उनका भी संबोधन होगा। तो आप सभी से निवेदन है जो कि जितने भी छात्र हैं इस कार्यक्रम को सुने
और जिस तरह से नोट्स आप तैयार कर सकते हैं आप नोट्स करें, क्योंकि केवल ये व्याख्यान नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसके बाद प्रश्न श्रृंखला भी रहेगी। तो अभी सबसे पहले व्याख्यान होगा, उसके बाद आप सभी प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यह अगले 40 मिनट तक व्याख्यान होगा, उसके बाद प्रश्न इच्छा का दौर रहेगा, 10 मिनट तक वो पूछ पाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर उत्तम सिंह जी। सर मेरी आवाज आ रही? जी सर। विद्युत कल्पना गंभीर उदार मूर्तये नमः समंत भद्राय समंत स्फरण त्रिशे नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च। लिपि एवं अभिलेख विषय इस कार्यक्रम में, जो कि वागवर्धनी व्याख्यान माला के तहत हो रहा है, इसमें उपस्थित समस्त विद्वत जनों को सादर नमस्कार। विशेष रूप से डॉक्टर विपुल कुमार झा जी, रिपुसूदन सिंह जी एवं अनेक विद्वान दिखाई दे रहे हैं, सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज का विषय है लिपि एवं अभिलेखों का सामान्य परिचय और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में। तो पहले हम लिपियों को देख लेते हैं, और क्योंकि लिपियों का काम है वो जो है कहीं जाकर के बैठना, किसी अभिलेख पर बैठेंगे या तो वो जो है ताड़पत्र पर बैठ जाएंगे, या बुर्ज पत्र पर आप बिठा दीजिए, या किसी पत्थर पर बिठा दीजिए, और वो लिपि जो है आपकी भाषा को, आपके विचारों को, आपकी संस्कृति को हजारों वर्षों तक जीवित रखने का काम करती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इन लिपियों ने भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, हमारे ऋषियों महर्षियों हमारे आचार्यों का जो तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने जो साक्षात्कार करके योग के बल पर जो ज्ञान अर्जित किया, और उन सब चीजों को हम तक पहुंचाया इन लिपियों में। यदि लिपियां ना होती तो वो चीजें जो है नष्ट हो गई होती, और ऐसा बहुत सारा साहित्य नष्ट भी हुआ है लिपियों के अभाव में। और देखिए कई भाषाएं ऐसी हैं कि जिनकी अपनी लिपियां नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी लिपि पर आधार बना करके और वो जो है आगे बढ़ी है, जीवित रही है। आप संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी, इन सभी भाषाओं को देख सकते हैं, इनकी अपनी कोई लिपि नहीं है। ये इनको आप किसी भी लिपि में जो है लिख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से अभी जो है हम देवनागरी लिपि का उपयोग कर रहे हैं। उससे पहले प्राचीन नागरी लिपि में हम लिख रहे थे, उससे पहले हम शारदा लिपि में लिख रहे थे, और उससे पहले हम ग्रंथ लिपि में लिख रहे थे, तो उससे भी पहले हम जो है ब्राह्मी लिपि में लिख रहे थे, और उससे भी पहले हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कुछ लिपियां हैं उनमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ मिलता है, कह सकते हैं हम लिख रहे थे। हो सकता है बड़े लेख भी लिखे गए हों, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं। तो एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता तक हमें लिपियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो, कालीबंगा आदि स्थानों से खुदाई में कुछ जो मोहरें वगैरह मिली है, सिक्के मिले हैं, उनमें कुछ लिपियां जो है कुछ चित्र हैं, और साथ में कुछ अक्षर, 5-6 अक्षर बने हुए हैं। तो वो लिपियों का प्राचीनतम स्वरूप जो है। और लेकिन उससे पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी लिपियां रही होंगी, वैदिक काल में भी लिपियां रही होंगी, क्योंकि उस समय वैसे श्रुत परंपरा से शास्त्रों को संरक्षित किया गया, और
पटुक जो है गुरुकुलों में पटुकों के द्वारा आवृत्तियों कर करके जो है शास्त्रों को रट लिया जाता था और एक परंपरा से दूसरी परंपरा के लिए हस्तांतरित किया जाता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन उन जो शास्त्रों में छंदों की बात है, वहां जो है उदात्त अनुदात्त की बात है, स्वरित की बात है, संहिताओं की बात है, तो जो है शायद कहीं कुछ लिपियां भी होनी चाहिए, कुछ वर्ण होने चाहिए। मीटर छंद बैठाना है तो उनकी गिनती करने के लिए कुछ अक्षर चाहिए। संभवतः वैदिक काल में भी कुछ लिपियां रही होंगी, लेकिन अभी प्राप्त नहीं होती। तो उसको हम उस परंपरा को श्रुत परंपरा नाम देकर के आगे बढ़ेंगे। और हमारे पास जो अभिलेखों की जो लिपि पढ़ी जा चुकी है वो मिलती है ब्राह्मण, ईसा पूर्व लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास से। तो मैं मेरा ये स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके साथ मैं चर्चा करूंगा। मुझे सर स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दीजिएगा। एक मिनट। जी हाँ हाँ, आप कर सकते हैं सर। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। जी। तो अब हम ये जो लिपि है हमें जो अक्षरात्मक रूप में दिखाई दे रही है, इसका प्रारंभिक स्वरूप ये नहीं था। जो अशोक के अभिलेखों में भी हमें जो अक्षर लिखे हुए दिखाई देते हैं वो इसका प्रारंभिक स्वरूप नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अक्षर दिखाई देते हैं वो भी नहीं, और भी उससे पहले कुछ और रूप रहा होगा। इसीलिए इसको लिप धातु से इगुपधात कित इति इन प्रत्यय से इसकी निष्पत्ति होती है। और लिप का मतलब होता है लेपन, लिप लेपने। अमर कोश में जो है क्षत्रिय वर्ग के द्वितीय कांड में ऐसा उल्लेख मिलता है कि लिप लेपने, अर्थात कुछ लीपने पोतने के लिए इस लिप धातु का प्रयोग होता है। और लिपियों का सही में प्रारंभिक रूप जो है लेपन पोतन था, पोतन से आया। यानी कि जब हमारे कच्चे घर हुआ करते थे गांव में, महिलाएं माताएं बहनें गोबर मिट्टी और पानी मिला करके और वो चौका लगा देती थी, घर में लीपती थी, पोतती थी। उस लीपने पोतने में ही कुछ जो है आकृतियां बन जाती थी, और वो आकृतियां ही कई बार पड़ोस की महिलाएं वो उनको देख करके पहचान लेती थी कि अच्छा ये चौका उन महिला ने उसने लगाया है, ये आकृति वो बनाती। लिपि का काम तो यही है कि आपके मन की बात को कोई दूसरे को आप समझा दें, तो वो उस चित्र को देख करके भी सामने वाला समझ गया। शादी विवाह यदि किसी घर में है तो वो उस घर पे जो है कुछ डोली लेकर के जाते हुए कहार का चित्र बना दिया, या फिर गाय और वो गाय के नीचे बछड़ा दूध पी रहा है, ऐसा चित्र बना दिया। कुछ बेल बूटा बना दिए। हम लोगों के समय भी जो है लगभग 10-15 साल पहले तक हम लोगों ने देखा कि दीपावली के आसपास पे घर में जो है कुछ वो चौका, उसके घर के जो चौका है उसमें कुछ पैरों के जो है गेरू से अथवा चूने से पैर के जो है चित्र बना दिए जाते थे कि भाई ये लक्ष्मी माता के लिए माता जी के पैर है, ये शुभ संकेतक चिन्ह है। तो वहां उन चित्रों को देख करके हम पहचान लेते थे। तो लिपि का प्रारंभिक स्वरूप ये चित्रात्मक रहा, और उसके बाद फिर ये जो है लिखित रूप में आती है।
कई जगह से हमें रज्जु लिपि भी मिली है, जिसके अक्षर रज्जु की रूप से जो मिली है वो रज्जु लिपि है। मतलब अक्षर एक के नीचे दूसरे अक्षर ऐसे कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगह से अनेकों प्रकार के लिपियों के रूप मिले हैं। अमरकोश में लिखताक्षर संस्थाने लिपि लिपि रूभे स्त्रियौ, यहाँ अमरकोश में ऐसा उल्लेख मिला है, स्त्रीलिंग में है। लिपि शब्द लिपि शब्द भी प्रयोग होता है। पाणिनीय व्याकरण में भी लिपि लिपि और लिपिकर ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैन आगम ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, इसके मंगलाचरण में नमो बम्बीय लिपि, ऐसा प्राकृत भाषा में जो है कह करके ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि लिपियों के प्रति बड़ा आदर भाव था विद्वानों के मन में, और वो जो है जैसे हम गणेशाय नमः ऐसा मंगलाचरण करते हैं, ऐसे उन्होंने ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करके मंगलाचरण किया है। और ये लिपि का जो आधार होंगे वो अभिलेख अर्थात लिपि का आसन। तो ये आसन अभिलेख पत्थर हो सकता है, ताम्रपत्र हो सकता है, लोह पत्र हो सकता है, स्वर्ण पत्र हो सकता है, अथवा जो अब स्वर्ण पत्र और लोह पत्र के बाद फिर ताड़ पत्र, अगरु पत्र, भूर्ज पत्र, हस्त निर्मित कागज आदि की भी परंपरा आई और इनमें जो है शास्त्र लिखे जाने लगे। लेकिन प्रारंभिक रूप में जो है हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, और उन अभिलेखों का जो लेखन के साधन है वह पत्थर, ताम्रपत्र, लोह पत्र वगैरह है, और वो हथौड़े और टाकी से खोद करके लिखे जा रहे हैं। तो आप यहाँ एक चित्र में इसमें देख सकते हैं कि जो है लिप लेपने, अब देखिए उनका एक घर है, उन्होंने कुछ चित्र बना दिया, और उस चित्र से आप पहचान सकते हैं क्या प्रसंग है, और जो है और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, शुभ विवाह ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लिपि का प्रारंभिक रूप। आगे बढ़ते हैं। तो इसका कालीन जो अभिलेखों की लिपि है वो 268 से 223 के आसपास से ईसा पूर्व से प्राप्त होती है, और इसको पुरातात्विकों ने ब्राह्मी नाम दिया है। तो अभी हमारे यहाँ सबसे प्राचीनतम लिपि हमें मिल रही है तो वो ब्राह्मी है, जो पूरी तरह से पढ़ी जा चुकी है। अशोक के अभिलेखों में इसे धम्म लिपि ऐसा शब्द इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वह अशोक के अभिलेखों में कहीं ब्राह्मी शब्द प्रयोग नहीं हुई, वह इसको धम्म लिपि कह करके कहा गया, नाम दिया गया। और वो गिरनार के अभिलेख में कहते हैं कि इयम धम्म लिपि देवानाम पियेन पियदंसिना राया लेखा पिता। तो वहां धम्म लिपि ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन धम्म लिपि का मतलब वहां धम्म लेख अभिलेख के रूप में होना चाहिए। विद्वानों ने, पुरातात्विकों ने इसी लिपि को जो है कहा है कि अशोक की जो अभिलेखों की जो लिपि है वही ब्राह्मी है। क्यों? क्योंकि एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तर, इसमें 64 लिपियों का नाम उल्लेख मिलता है, जिनमें पहला नाम ब्राह्मी है, दूसरा खरोष्ठी है। उसी प्रकार से अन्य और ग्रंथ हैं, जैन परंपरा के ग्रंथों में भी नामोल्लेख लिपियों का मिलता है, तो वहां भी पहले नाम पे पहले स्थान पर ब्राह्मी है। तो विद्वानों ने इसी आधार पर कहा है कि ये अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। भगवान बुद्ध के समय में भी लिपियों का चलन था, क्योंकि वहां जो है ललित विस्तर में जो है जो प्रसंग है वो भगवान बुद्ध को कह करके जो है मतलब भगवान बुद्ध जब लिपिशाला में जाते हैं, लिपि संदर्शन जो पर्व है, और वो जब गुरुजी उन्हें कहते हैं कि आज हम आपको लिपि पढ़ाएंगे, तो वो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भगवान गुरुजी अभी इस दुनिया में 64 लिपियां चलन में हैं, और उनके नाम भी बताते हैं वो
ब्राह्मी, खरोष्टी, पुष्कर सारी, अंग लिपि, बंग लिपि, मगध लिपि, मांगल्य लिपि, मनुष्य लिपि, अंगुली लिपि, शकारी लिपि और ब्रह्मवल्ली लिपि, द्राविड़ लिपि, कनरी लिपि, दक्षिणी लिपि, उग्र लिपि, ऐसे करके 64 लिपियों का उन्होंने जो है नामोल्लेख किया है। तो अब इससे हमको थोड़ा ये पता चल जाता है कि यदि ये प्रसंग जो है उचित है तो भगवान बुद्ध के समय तक भी लिपियां थी। और 64 लिपियां थी, एक दो नहीं बल्कि 64 स्क्रिप्ट्स। उसी प्रकार से जैन ग्रंथ संवायन सूत्र में एवं पन्नवड़ा सूत्र में 18 लिपियों का नामोल्लेख है। और वहां भी पहला नाम ब्राह्मी है और वहां कहा गया कि बम्बी एडम लिपिये 18 लिख विहाने पण्णते। यहाँ पे ब्राह्मी के 18 प्रकार के जो है लेखन विधानों का उल्लेख किया गया। मतलब इन लिपियों को जो है ब्राह्मी परिवार की लिपियां ही कहा गया। और बम्बी एणम लिपिये 46 माऊ खरा समवाय, 46 जो है इसमें अक्षर हैं, 46 अक्षर उस समय ब्राह्मी लिपि में वर्णित किए गए हैं। तो इसमें पहला नाम बम्बी ब्राह्मी है, फिर जवनानी, दोसापुरिया, खरोष्टी। अब देखिए खरोष्टी लिपि का उल्लेख ललित विस्तर में भी है, यहाँ जैन ग्रंथों में भी है। तो हम खरोष्टी को जो है ब्राह्मी की समकालीन लिपि कह सकते हैं, लेकिन दोनों के अक्षरों में जमीन आसमान का अंतर है। लेखन विधान भी अलग है। ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जा रही है तो खरोष्टी दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। और ये खरोष्टी बिल्कुल चित्रात्मक लिपि है। अभी भी इसको जो है 100% तो ठीक से नहीं पढ़ा जा सका है। कई विद्वान ऐसा दावा करते हैं कि पूरा पढ़ लिया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ काम करने की गुंजाइश है। उसके अलावा पोखर सारिया लिपि, भोगवैया लिपि, पहाड़ाइया लिपि, पहाड़ाइया मतलब पहाड़ी लिपि, पहाड़ी प्रदेशों की लिपियां। उसके बाद उप अंतरिक्षीय लिपि और अक्षर पिट्टिया लिपि। अक्षर पिट्टिया लिपि में लिपि मतलब क्या होता है कि अक्षरों को, अब ये लेखन के दो प्रकार हैं, या तो आप अक्षर को खोद करके लिखे तो उस पत्थर पर या ताम्र प्लेट पर अक्षर आपका जो है खुद जाएगा, जैसे ताड़पत्रों में स्टाइलस से लिखते हैं। दूसरा प्रकार यह है कि आप पत्थर पे जिस जगह पर अक्षर बनाना है उसके आसपास के हिस्से को आप जो है टाँकी हथौड़े से छील दें, वो अक्षर उभर के ऊपर आ जाएगा। यदि पत्थर पे लिखना है तो तांबे की प्लेट पर या लोहे की प्लेट पर लिखना है तो उस अक्षर के हिस्से को थोड़ा के आसपास के हिस्से को आप दबा दबा के जो है पीट करके टोक करके हथौड़ी से उसको पीट करके बिठा दीजिए, अक्षर उभर के आ जाएगा। तो ये शायद अक्षर पिट्टिया लिपि हो सकती है। उसी तरह तेवड़िया लिपि और गिराहिया लिपि, अंक लिपि। अब देखिए अंक लिपि और गणित लिपि, ये गणित के लिए है। माहेश्वरी लिपि व्यापारियों के लिए, दामिनी तथा पुलिंदी लिपि। तो इतने लिपियों का वहां उल्लेख हुआ है। इससे हमें पता चल जाता है कि भारत में बहुत सारी लिपियां प्राचीन काल से चलन में रही हैं। अब हम इनका थोड़ा साक्ष्य देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वो, जैसा मैंने बताया कि ब्राह्मी है, बाएं से दाएं लिखी हुई है। मैंने यहाँ एक अभिलेख को यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ रखा है। आप देख सकते हैं कि अक्षर को खोदा और उसके ऊपर ये स्तंभ लेख है और ये पिलर है पत्थर का और उसके ऊपर अक्षर खोद करके लिखे हुए हैं, जैसे कि देवानं पियेन पिय दसिना लाजिन
विसति वसा विसिते। तो आप यहाँ ये ब्राह्मी का, ये अशोककालीन ब्राह्मी है। इस प्रकार से पत्थरों पर इसको लिखते थे। ओके, इसके साथ और अब इसको लिखते कैसे थे आप देख सकते हैं कि एक जो लिपिकार है उसके हाथ में जो लेखन का साधन, उसकी कलम जो है ये टाकी है और हथौड़ा है। एक आचार्य हैं जिनके पास वो लेख है और वो निर्देश दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से यहाँ अक्षरों को खोदिए, और वो बिल्कुल दत्तचित्त होकर के पत्थर पर उन अक्षरों को खोद रहे हैं। तो ये लिपि लेखन का प्राचीनतम रूप। इसके नीचे तो ये पत्थर पर लिखा हुआ है, इसके नीचे ही ये जो है भूर्ज पत्र पर लिखा हुआ है। तो यहाँ ब्राह्मी लिपि है और यहाँ नीचे में जो है शारदा लिपि है। ओम हृदयाय नमः ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है इयं धम्म लिपि देवानं पियेन। ओके, तो ये लेखन विधान हो गया। एक खरोष्टी का अभिलेख भी हम लोग देख लेते हैं। शाहबाजगढ़ी, दरअसल अशोक के अभिलेखों में खरोष्टी के कम ही मिले हैं। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा जो पाकिस्तान में है, यहाँ के अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है और ये दाएं से बाएं ऐसे पढ़े जाएंगे, ये राइट टू लेफ्ट इस प्रकार से। ये एक प्रकार से बिल्कुल चित्रात्मक लिपि है। और इसका खरोष्ट का जो है मतलब जो है खर के ओष्ठ के जैसे अक्षरों की आकृति, गधे के ओष्ठ के जैसे अक्षरों की जैसी आकृति होने के कारण इसका शायद नाम खरोष्टी पड़ा। उसी प्रकार से अन्य लिपियों के भी नामकरण के अपने विधान हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं सूक्ष्म रूप से चीजों को बताते हुए आपको आगे लेके जाऊंगा। तो भारतीय जो लिपियों, पुरालिपियों का उद्भव विकास अगर देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम हमको दिखाई दे रही है, और ये गुप्त काल में जो है गुप्त लिपि या गुप्त ब्राह्मी के नाम से जानी जाती है। और यही गुप्त लिपि जो है कुटिल लिपि, कुटिल काल में जाकर के इसमें परिवर्तन होता है और ये उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा में बढ़ जाती है। उत्तरी शाखा में आपकी जो है नागरी लिपि और शारदा लिपि निकल करके आती है। लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी से आजकल शारदा लिपि के अभिलेख मिलने लगे हैं। और शारदा से काश्मीरी, गुरुमुखी, डोगरी, टाकरी, तिब्बती आदि लिपियां निकलती हैं। उसी प्रकार नागरी से जो पूर्वी रूप है उसमें बंगला लिपि, उड़िया लिपि, आसामी लिपि, मैथिली लिपि, मैथिली इसको त्रिहुता लिपि भी कहते हैं। तो ये जो है प्राचीन नागरिक से निकलती है। और इसी नागरी का दक्षिणी रूप एक नंदी नागरी लिपि है जो दक्षिण भारत में देखने को उसके मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं। पश्चिमी रूप में देवनागरी, जैन देवनागरी, गुजराती, महाजनी आदि लिपियां निकलती है। उसी प्रकार से ब्राह्मी के जो दक्षिणी प्रवाह है इसमें आपको तमिल ग्रंथ लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, मलयालम लिपि और अन्य अन्य बहुत सारी लिपियां जो हैं प्रांतीय लिपियां विकसित होती हैं। तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी भारत की समस्त लिपियों की जननी है। और अभी भी हम नागरी और या शारदा लिपियां जब देखते हैं तो उनमें हमें कहीं ना कहीं ब्राह्मी बैठी हुई दिखाई देती है। बहुत सारे अक्षर हैं जो बिल्कुल ब्राह्मी जैसे ही हैं, सिर्फ उनमें अभी मॉडर्न लिपियों की विशेषता लगा दी गई है। जैसे नागरी लिपि की विशेषता है कि उसमें शिरोरेखा होती है, लेकिन ब्राह्मी की विशेषता यह है कि इसमें शिरोरेखा होती नहीं है। तो ब्राह्मी का जो क है प्लस के जैसे आकार का, उसमें यदि शिरोरेखा लगा दें, लेफ्ट साइड के जो से गोला कर दें, राइट साइड में उसको थोड़ा झुका दें, तो वो क बन जाएगा। सिर्फ ब्राह्मी के क में नागरी की विशेषताएं लगा देने से आपका वो जो है नागरी का अक्षर बन जाता है। शारदा लिपि का भी ऐसा है, दोनों तरफ से उसको गोला कर दीजिए,
तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्राह्मी समस्त लिपियों की जननी है। और इसको काल क्रम में हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि ये 5th सेंचुरी के आसपास ब्राह्मी लिपि में जो ये उत्तर और दक्षिणी प्रवाह होते हैं, नॉर्दर्न इंडियन ग्रुप, साउदर्न इंडियन ग्रुप जो बनते हैं, इनमें जो है तो आपके उत्तरी प्रवाह में, नॉर्दर्न में आपकी जो है कुषाण लिपि 3rd सेंचुरी के आसपास आती है। गुप्ता लिपि ये ब्राह्मी के रूप हैं 3rd सेंचुरी के आसपास। फिर शारदा लिपि 8वीं शताब्दी के आसपास आती है। सिद्ध मातृका 6ठी शताब्दी के आसपास आती हैं। 10वीं शताब्दी से भी इसकी कुछ पांडुलिपियां मिलती हैं। और इस शारदा से टाकरी लिपि निकलती है, डोगरी लिपि निकलती है, लांदा और गुरुमुखी 16वीं शताब्दी के आसपास ये गुरुमुखी आ जाती है। तो गुरुमुखी में जो है लांदा और नागरी लिपियों का, दोनों का थोड़ा संपुट है। और इस नागरी से फिर आपने देखा कि नंदी नागरी 11वीं शताब्दी में आई, और जो है और फिर एक नागरी लिपि लेट नागरी जिसको कहते हैं 13वीं शताब्दी में एडी ये। उसके बाद 14वीं शताब्दी में असामी लिपि, 13वीं शताब्दी में बंगला लिपि, 13वीं शताब्दी असामी लिपि भी 13वीं शताब्दी, और 14वीं शताब्दी में ओडिया लिपि, और 15वीं शताब्दी में गुजराती लिपि। इस प्रकार से ये नागरी लिपि से जो है डेवलप होती हैं, प्रांतीय लिपियां निकलती हैं, और इन्हीं से जो है इसी क्रम में आपकी देवनागरी लिपि लगभग 17वीं शताब्दी के बाद में जो है डेवलप हो जाती है। दक्षिणी प्रवाह में एक बट्टे लित्तू लिपि के अभिलेख मिलते हैं 4वीं शताब्दी के आसपास, और एक ग्रंथ लिपि ताड़पत्रों पर लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिपि है। इस पे आराम से जो है अक्षरों को खोद करके ताड़पत्रों पर आगे पीछे लिख सकते हैं। इसके अक्षरों की आकृति बिल्कुल गोलाकार जलेबी के जैसी होती है, उससे ताड़पत्र टूटते नहीं है। और फिर कदम्ब लिपि, मलयालम लिपि, तमिल लिपि 8वीं शताब्दी के आसपास तमिल लिपि, और ग्रंथा से मलयालम 13वीं शताब्दी में, कदम्बा से जो है फिर ओल्ड कदम्बा, और फिर कन्नड़ा, ओल्ड कदम्बा से कन्नड़ा लिपि और तेलुगु लिपि निकल करके आती है। तो इस प्रकार से ये लिपियों का एक प्रवाह चलता है। अब यहाँ हम इन लिपियों के स्वरूप को देख सकते हैं। जैसे ये 3rd सेंचुरी की ब्राह्मी है, अशोकन ब्राह्मी, और ये कुषाण काल में जो है ब्राह्मी में थोड़ी शिरोरेखा आने लग जाती है। ये देखिए अ है, ये आधा आकार तो आ का ऐसा ही रहा, पीछे ये स्टैंडिंग लाइन भी है, लेकिन नीचे से थोड़ा मुड़ गया, ऊपर में हल्की शिरोरेखा आ गई कुषाण काल में। ई बिल्कुल ऐसा ही है, आप ये देख सकते हैं, जैसा ब्राह्मी में है वैसा ही यहाँ भी ई है। ए भी ब्राह्मी के जैसा ही, गुप्त ब्राह्मी के जैसा ही है। क में जो है अब वहां सिर्फ बिल्कुल प्लस के जैसा था, यहाँ थोड़ा ये पंख इसकी नीचे की ओर मुड़ गई, ऊपर में थोड़ी शिरोरेखा आ गई। अर्थात कह सकते हैं कि कुषाण काल में ब्राह्मी में हल्की शिरोरेखा आ गई, अक्षर थोड़े से जो है जैसे गोलाकार रूप ले लिए। लेकिन उससे पहले गुप्त काल की ब्राह्मी पत्थरों पर लिखी जा रही है, वहां सीधे सरल अक्षर, आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर में ब्राह्मी का आ, नीचे में ये आपका जो है कुषाण ब्राह्मी का आ, ये आप देख सकते, ये क गुप्तकालीन ब्राह्मी, नीचे क कुषाण ब्राह्मी, ये क गुप्त ब्राह्मी, ये कुषाण ब्राह्मी, ये चौ। उसी प्रकार से मात्राओं को देख सकते हैं, ये ब्राह्मी में ये जो है क में आ की मात्रा, और यहाँ कुषाण काल में आ की मात्रा थोड़ी सी लेफ्ट साइड में राइट साइड में मुड़ गई, की क में ई की मात्रा, लेकिन अब यहाँ ये हल्की सी लेफ्ट साइड में मुड़ रही है, और फिर आगे और ज्यादा मुड़ करके नीचे की ओर एक स्टैंडिंग लाइन लगा करके नागरी लिपि की छोटी ई की मात्रा बन जाती है। उसी प्रकार से की बड़ी 2 स्टैंडिंग लाइन है,
लेकिन इन दोनों को यहाँ मिला करके राइट साइड में मिला दिया। और क के नीचे ये एक स्लीपिंग लाइन, एक छोटी सी पड़ी पाई है, वही पड़ी पाई फिर जो है नीचे से गोलाकार मुड़ करके लेफ्ट साइड में आ जाती है कुषाण काल में। तो इस प्रकार से ब्राह्मी से जो है कुषाण काल में ये थोड़ा परिवर्तन लिपि में होता है। और आप फिर गुप्त ब्राह्मी में देख सकते हैं, गुप्त काल की ब्राह्मी जो है और कुटिल ब्राह्मी का मैं तो जो है अक्षरों की आकृति बिल्कुल कुटिलाकार ही हो गई, जैसा नाम वैसे ही अक्षर बन गए। आप ये इसके साथ मिलान कर सकते हैं। ये अशोकन ब्राह्मी और ये गुप्त कालीन ब्राह्मी। तो यहाँ अब जो है इसमें शिरोरेखा भी आने लगी है और अक्षर गोल भी होने लगे हैं। आप ये देख सकते हैं अशोकन ब्राह्मी का क, गुप्तकालीन ब्राह्मी का क, अशोकन ब्राह्मी का न, गुप्तकालीन ब्राह्मी का न, ये न अशोकन ब्राह्मी का, ये गुप्तकालीन का जो है ब्राह्मी का न, और बाद में इसी में और स्टैंडिंग लाइन को लंबा करके नागरी लिपि का न हो जाएगा। उसी प्रकार से आप ये कुटिल स्क्रिप्ट में आप देख सकते हैं अक्षरों की आकृति थोड़ी कुटिलाकार हो रही है। ये हो गई आपकी कुटिल लिपि। एक मिनट में लाइट जलाऊं। तो ये आपकी कुटिल स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है अक्षरों में थोड़े टेढ़े होने लगे हैं, शिरोरेखा आने लगी है। गुप्त ब्राह्मी से थोड़ा इसमें अंतर आ गया। ओके, उसके अलावा आप गुप्तकालीन कुछ अभिलेख, क्योंकि हमारे यहाँ अभिलेखों का भी जो है जिक्र है, तो गुप्तकालीन कुछ अभिलेखों का मैं यहाँ नाम मात्र आपको थोड़ा बताऊंगा। जैसे एरण का अभिलेख है जो मध्य प्रदेश सागर जिले के एरण में जो है बेतवा नदी के किनारे पर है। ये भानुगुप्त का अभिलेख है, 510 ईस्वी के आसपास का है। तो आपने देखा वो जो है गुप्तकालीन ब्राह्मी इसमें लिखा हुआ है, इसकी लिपि गुप्त ब्राह्मी है। और इसमें गोपराज सेनापति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। उसी प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, और इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसके लेखक कवि हरिसेन है। इसमें समुद्रगुप्त का जो ये जो है 335 से 375 ईस्वी के जो उनका समय है, उसके शासन काल की राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है। यह सरल परिष्कृत संस्कृत भाषा में है, चंपू काव्य शैली है और लिपि गुप्त ब्राह्मी है। उसी प्रकार से मंदसौर का शिलालेख जो मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, यशोधर्मन और विष्णुवर्धन के समय का है, 523 ईस्वी का। इसकी भी लिपि गुप्त ब्राह्मी है। उसी प्रकार से आपका नालंदा का प्रशस्ति, ये देवपाल देव का वर्णन इसमें है। ताम्रपत्र पर है नालंदा प्रशस्ति, 860 ईस्वी के आसपास का है। इसकी लिपि भी जो है गुप्त ब्राह्मी है। उसके अलावा हर्षवर्धन का बांसखेड़ा का ताम्रपत्र अभिलेख है, जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के आपके बांसखेड़ा नामक स्थान पर है। हर्षवर्धन के विषय में यहाँ जानकारी दी हुई है। 628 ईस्वी के आसपास का है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। उसके अलावा उदयगिरी का गुहालेख है, गुहालेख भी है। और जो गुफाओं में जो है लिखे हुए हैं, पत्थरों में को काट करके जो गुफाएं बनाई गई। सांची के शिलालेख हैं, महरौली का जो है प्रशस्ति है। तो इन अभिलेखों को आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा नाम मात्र उल्लेख किया है। आप मंदसौर का अभिलेख ये देख सकते हैं। ये गुप्त ब्राह्मी में ये मंदसौर का अभिलेख है और यहाँ प्रारंभ में ओम लिखा हुआ है। ये ओम है। बड़ी सुंदर इसकी लिपि है। ब्राह्मी के विविध रूप जो है अशोकन, गुप्त, अशोककालीन ब्राह्मी, गुप्तकालीन ब्राह्मी, कुटिल ब्राह्मी, सिद्ध मातृका। इस प्रकार से आपका जो है ये गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल में ये लिपि जो है ब्राह्मी विकसित होती है
तो मैंने यहाँ अशोकन ब्राह्मी के साथ में आपको गुप्त ब्राह्मी, कुटिल ब्राह्मी, सिद्ध मातृका के कुछ की वर्णमालाओं को यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। आप ये देख सकते हैं, ये अशोकन ब्राह्मी, इसके साथ गुप्तकालीन ब्राह्मी, फिर ये कुटिल स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं। कुटिल में तो नाम से ही आप पहचान सकते हैं, अक्षरों की आकृति कुटिलाकार हो रही है, लेकिन यहाँ भी जो है ब्राह्मी के जो है अंश हैं। जैसे इकार को देखिए, ई दीर्घ ह्रस्वकार दीर्घिकार, ह्रस्वकार यहाँ भी 3 बिंदी है, यहाँ भी 2 बिंदी और नीचे तीसरी बिंदी है, लेकिन एक पूंछ जैसा और लगा दिया। और दीर्घिकार में 4 बिंदियां हैं, यहाँ भी जो है आपके जो है ये 4 बिंदियां हैं और चौथी बिंदी में पूंछ लगाया। तो ये ब्राह्मी से मिलती जुलती हैं और ब्राह्मी इनकी जननी है। उसी प्रकार से फिर सिद्ध मातृका आ जाती है। सिद्ध मातृका में और भी थोड़े परिवर्तन होते हैं, ये शारदा के नजदीक चली जाती है। एक अक्षर का डेवलप मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है, जैसे नो, ब्राह्मी का नो पहले ऐसा है, फिर एक्स जैसा हुआ, और फिर ये जो है परिवर्तन शताब्दियों के अनुसार परिवर्तित होते होते ये इस प्रकार का जो है नो बनता है, ऐसा नो बनता है, और बाद में ये जो है आपका ये नागरी लिपि का रूप ले लेता है। उसके बाद फिर जो है शारदा, जो पांडुलिपियों की लिपियां आती है, ये तो अभिलेखों की लिपियां हुई, फिर पांडुलिपियों की, ये शारदा लिपि अभिलेखों में भी लिखी हुई है, और पांडुलिपियों में फिर आपको शारदा लिपि में लगभग 1 लाख के आसपास पांडुलिपियां आपको पूरे भारत भर में मिल जाएंगी। जो कश्मीर की लिपि है, बड़ी ही सुंदर लिपि है, स्थूलाक्षरी है, इसके अक्षर मोटे होते हैं, भूर्ज पत्र पर लेखन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी लिपि है। तो ये शारदा की वर्णमाला हुई। कश्मीर इसका उद्गम स्थल है, और शारदा लिपि से कई सारी लिपियां निकली। यहाँ एक शारदा लिपि में पांडुलिपि आप देख सकते हैं, इसके किनारियों में थोड़ा गोल्ड का भी वर्क है, ये सोने का जो है स्याही से इसके किनारियों को सजाया गया है, आप देख सकते हैं, और मोटे अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ है। ये ओम है, ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, ओम। तो ये शारदा लिपि की पांडुलिपि हो गई। उसके अलावा ग्रंथ लिपि, तो शारदा लिपि हमें लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास से मिल जाती है। अभी उन्होंने प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट जी ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो संपादन किया है, समीक्षात्मक संपादन, वो शारदा की प्राचीनतम लिपि लगभग उन्होंने 7वीं शताब्दी के आसपास की उनको लंदन से मिली है। तो हम 7वीं शताब्दी तक शारदा को लेकर के जा सकते हैं। ग्रंथ लिपि भी उसी काल की है, हो सकता है ब्राह्मी के समय में भी ये रही हो, लेकिन उस समय लेखन के साधन अलग थे, और जो है उन लिपियों से काम चल रहा था, तो शायद हो सकता है कि इन लिपियों में लेखन प्रारंभ ना हुआ हो, कोई ब्राह्मी के ही जो है रूपों में लिखा जा रहा था। तो ये आपकी ग्रंथ लिपि दक्षिण भारत की ताड़पत्रों पर लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिपि है, और इसकी अक्षरों की आकृति थोड़ी गोलाकार होती है, जिससे ताड़पत्र जो है के रेसे कटते नहीं है, वो सुरक्षित रह सकता है। इसलिए ताड़पत्रों आप यहाँ देख सकते हैं, एक ग्रंथ लिपि बद्ध ताड़पत्र। तो यहाँ अक्षर को खोद करके स्टाइलस से ऐसे लिखाया हुआ है, ये अ है, अष्ट, जैसे अष्ट मंग अनुसार अष्ट मंगलानी, अष्ट मंगलानी यहाँ तक हो गया। ये यहाँ भी इसके मार्जिन हाशिया में भी लिखा हुआ है अष्ट मंगलम और पंचायुधम, ये अनुस्वार है मोटा गोला जैसा। अष्ट मंगल एवं पंचायुध का इसमें वर्णन है। एक और ग्रंथ लिपिबद्ध ताड़पत्र देख सकते हैं। तो ये इंडेक्स है, आप यहाँ लेफ्ट साइड में पेज नंबर है, आप देखेंगे प्रथम कांडम, एक द्वितीय कांडम, तृतीय कांडम, और किस पेज नंबर पे है वो कांड, वो पेज नंबर दिया हुआ है।
के एक दो और हम अब फिर आती है नागरी लिपि। नागरी लिपि की पांडुलिपियां हमें लगभग 12वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी से मिल जाती है, और अभी तो भारत में सबसे अधिक पांडुलिपियां नागरी लिपि में है। अब जो है अभी भारत में, पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ के आसपास पांडुलिपियां हैं, तो जिनमें से 25-30 लाख तो पांडुलिपियां अकेली नागरी लिपि में ही होगी। और अन्य लिपियों से जब ये नागरी लिपि चलन में आई तो बड़ी सरल थी, वैज्ञानिक लिपि थी, सभी भाषाओं को इसमें 100% जो है लिखने के लिए अक्षर थे। तो अन्य लिपियों से इसमें जो है लिप्यंतर कर लिया गया, शारदा लिपि से भी इसमें जो है लिख लिया गया। आप नागरी लिपि का एक अभिलेख देख सकते हैं, ये 10वीं शताब्दी का अभिलेख है, और नागरी लिपिबद्ध अभिलेख, यहाँ भी ओम है, ओम लिखा हुआ है। और ये अभी जो है लंदन में है, ब्रिटिश म्यूजियम के लंदन में है। और मैं इससे जब ये मेरे हाथ में आया तो मैं थोड़ा इस पे सर्च किया कि भारत में कहाँ था, तो मुझे एंटिक्विटी ऑफ चांबा एक पुस्तक में इसका उल्लेख मिला, और ये जो है राजस्थान के अलवर में हुआ करता था। बाद में अंग्रेज लोग इसको जो है अपने वहां ले गए। तो बड़ी ही सुंदर लिपि इसमें लिखी हुई है। उसके बाद फिर ताड़पत्रों की में जो है हम आते हैं। ताड़पत्रों पर आप देख सकते हैं चित्रात्मक चित्र भी हैं, और प्राचीन नागरी यहाँ लिखी हुई है। ये 12वीं शताब्दी का है, प्राकृत भाषा में है, और यहाँ समय में लिखा भी है, आप देख सकते ये 12 यानी कि 1218 में संलिहिया, 1218 में इसको लिखा। और ये आदि अंतिम मंगल सूचक चिन्ह, और यहाँ ग्रंथ का नाम है ओह निजुक्ति सम्मता, यानी ओघ निरुक्ति है, जैन परंपरा का प्राकृत का ग्रंथ है, ताड़पत्र पर लिखा हुआ है, चित्रित है, बड़ी ही रेयरेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है। और मंगलम महाश्री शुभम भवतु, ऐसा ग्रंथ के अंत में शुभम भवतु और सबका मंगल हो, ऐसी कामना जो है हमें अभिलेखों में, पांडुलिपियों में मिलती है। और तो मुझे लगता है कि अभी हमारा सामान्य सा परिचय हमारे सभी आप लोगों को हो गया होगा। यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि समय अभी हो रहा है, और क्योंकि विषय ऐसा है, इस पे तो बहुत कुछ चर्चा हो सकती है, इसलिए मैं यहीं पे विराम दे करके मैं चाहूंगा कि इस पे जो है यदि कोई प्रश्न है तो उस पर चर्चा हो जाए। हाँ, अब आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं। और सर जुड़ चुके हैं, हम लोगों के मध्य हमारे विभागाध्यक्ष महोदय भी जुड़ चुके हैं, तो पहले आप लोगों का प्रश्न हो जाए और उसके बाद सर का 2 मिनट उद्बोधन हो जाए। किसी को प्रश्न अगर है तो हैंड रेज करेंगे। हाँ, पवन मेहता महोदय, आपका कोई प्रश्न है? चलिए, तो प्रश्न हम अभी ले लेंगे। अभी चूंकि सर जो है वह यात्रा में है, इस कारण से पहले उनका उद्बोधन ले लेते हैं, क्योंकि फिर वो नेटवर्क के एरिया में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे विभागाध्यक्ष महोदय हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि आज के जो हमारे अतिथि हैं, इससे पूर्व कि आप उद्बोधन आपका हो, आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो, उससे पूर्व हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी निरंतर हम लोग चर्चा इस पर चल रही थी, जो कि लिपि का उद्भव विकास होते हुए ब्राह्मी लिपि जो है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, जिसमें कि अलग अलग जो उनके प्रभाग हुए उन पर चर्चा की है अभी। और ये मूल रूप से जो एनटीए परीक्षा के पाठ्यक्रम में है संस्कृत के, उसको आधार बनाकर रखा गया, जो गुप्त एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख जो है, इसको आधार बना करके आज का व्याख्यान था इनका। और साथ ही साथ यह हमारे यहाँ परास्नातक कक्षा में भी पाठ्यक्रम में यह है, यह विषय वस्तु।
तो इसी कारण से इसको रखा गया था। और आज के जो हमारे अतिथि रहे हैं, ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी अगरतला परिसर में ये सहायकाचार्य के रूप में बौद्ध दर्शन विभाग में है। और आप भारत और भारतेतर अर्थात वैदेशिक छात्रों को अध्यापन में लगेंगे। तो महोदय आपसे हम एक बार आपका आशीर्वचन हम चाहेंगे। प्रोफेसर सिंह महोदय। पहले तो मतलब मुझे दुख है कि मैं विलंब से सम्मिलित हो रहा हूँ इस कार्यक्रम में। कुछ यात्रा लंबी हो गई है और मैं इस बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान से मैं वंचित हो गया। और आपके बारे में हमेशा चर्चा होती थी त्रिपुरा और आपके खास तौर पर जो 2-3 दिन से चर्चा हो रही थी। और मेरी इच्छा थी कि 3 बजे हम सम्मिलित हो पाए, लेकिन एक लंबी यात्रा, वो भी उसमें ड्राइविंग हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कि विभाग की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। मेहता साहब भी जुड़े हुए हैं और बाकी जो हमारे एक बहुत अच्छा समूह तैयार हो गया है। विगत सालों से, विगत 1 या 1.5 साल से जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हमने कहा कि एक पूरा परिवार बन गया है। वो परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हो जाते हैं, 30, 40, 50, 60 हमेशा सम्मिलित हो जाते हैं। और हम लोग की यही इच्छा है कि एक बड़ा कार्यक्रम, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों को मिले, जिसमें हम सभी को फिजिकल मोड में विश्वविद्यालय परिसर में आमंत्रित कर पाएं। तो मैं इन्हीं शब्दों से मतलब मैं अपनी बात को विराम दूंगा और इस उम्मीद के साथ कि हम लोग जल्दी ही अतिशीघ्र सब लोग मिलेंगे। और इस तरह तो बहुत सारे कार्यक्रम अभी भी लगे हुए हैं। अभी एक कार्यक्रम मिला है हमारे रमेश जी को, फिलॉसफी डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि 150 से 200 जो हमारे सदस्य, परिवार के सदस्य बन गए हैं, वो सब आमंत्रित होंगे। ऑनलाइन करेंगे और हाइब्रिड बोर्ड मोड में करेंगे। आपको मालूम है संसाधनों की समय कमी के चलते हम बुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में हम लोग उसमें सम्मिलित होंगे। और आज की जो व्याख्यान माला है, इस पर जो अभी प्रश्न होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसमें सम्मिलित रहूं अंत समय तक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रश्न श्रृंखला में आप सभी से यह निवेदन है कि जिनका जो प्रश्न है वह यहाँ पर प्रस्तुत करें। कुछ मैं देख रहा हूँ जो कि चैट बॉक्स के माध्यम से भी हमारे पास रहा है। नहीं, ये केवल बस एक प्रश्न है। हैंड रेज किया हुआ है सर। हाँ, हैंड रेज जिन्होंने किया है, ये पंडित चक्रदत्त जी। प्रणाम सर। तो मेरा एक प्रश्न है कि जब लिपि पर अनुसंधान किया गया तो अक्षर निर्धारण के क्या मानक निर्धारित किए गए थे? तो द्वितीय प्रश्न मेरा ये भी है कि पांडुलिपियों के अनुवाद में सांस्कृतिक और भाषाई संदर्भों का सही अनुवाद संभव है या नहीं? जी। हाँ, देखिए, लिपियों का निर्धारण, एक तो लिपि जब बनाई गई तब किन चीजों को किन संकेतों को ध्यान में रख करके बनाई गई होगी, पहला तो ये विचार करना चाहिए। तो हमें जो ब्राह्मी के कुछ अक्षर हैं, उन अक्षरों को देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे गौ जो है वो ट्राइंगल जैसे है, गगन जैसे आकृति आती है। शायद गगन को जो है ये ध्यान में रख करके गौ बनाया गया। और जो तौ है वो तौ नीचे में उसमें एक तरुवर पेड़ के जैसा जो है, ऐसा लगता है कि कुछ जड़ों पर पेड़ खड़ा हुआ है। और जो है अक्षी से, आंख से शायद उसकी जो है परिकल्पना ली गई हो। आप देखेंगे अक्षर जो है ब्राह्मी का बिल्कुल जो है आंख के जैसे, मतलब अक्षी के जैसा लग रहा है। और एक जगह वो ललित विस्तर में ऐसा भी उल्लेख है कि भगवान बुद्ध जो है जब वो लिपि पढ़ते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं, तो वो एक अ बोलेंगे तो अ से जुड़ते हुए 50 शब्द जो है और उनके पाली भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का लोग, उनके अनुयायी, उनके शिष्य जो है उच्चारण करेंगे।
अच्छी, आकाश, ऐसे। तो शायद उन चीजों से जो है ये परिकल्पना ली गई होगी अक्षरों के निर्माण के लिए। हमारे आसपास की जो प्रकृति है उसी से वो परिकल्पना ली गई होगी। और इनको जब सर्जन प्रिंसिप ने जैसे ब्राह्मी लिपि को 18वीं शताब्दी में पढ़ा, लगभग 14वीं शताब्दी में ब्राह्मी को जानने वाला कोई नहीं था, जो है तो वो जो है दिल्ली टोपरा के अभिलेख को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर तुगलक ने खूब प्रयास किया। अकबर भी जो है जीवन भर उसकी अभिलाषा रही कि इनमें क्या लिखा है, लेकिन कोई पढ़ के नहीं बता पाया। अब उसका कारण हो सकता है कि उस समय लोग या तो उनको सुरक्षित रखने की दृष्टि से नहीं पढ़ के बताए हो। लोगों ने कहा कि साहब आपके पूर्वजों की प्रशस्तियां हैं, ऐसे करके वो सुरक्षित रहे। हो सकता है विद्वान जानने वाले रहे हों लेकिन वो नहीं पढ़े, या फिर हो सकता है कि भूल गए लोग, क्योंकि 5वीं शताब्दी के आसपास 6वीं शताब्दी के बाद जो है इसमें लेखन बंद हो गया, दूसरी लिपियां आ गई। तो ये जो है ऐसे कुछ कारण रहे होंगे। हाँ, लेकिन आपका जो लिप्यंतर वाला जो बात है, अनुवाद नहीं, पांडुलिपियों का लिप्यंतर ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स का अनुवाद तो आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी भाषा का जो व्याकरण है, आपके जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अनुसार आप कीजिए। लेकिन लिप्यंतर आपको लिपियों के नियमों के अनुसार करना पड़ेगा। जिस लिपि में आप ब्राह्मी से अगर नागरी में कर रहे हैं या देवनागरी में कर रहे हैं, तो देवनागरी की जो परंपरा है उसको फॉलो करते हुए आप लिप्यंतर कीजिए। तो फिलहाल तो हमें देवनागरी में लिप्यंतरित करने की महती आवश्यकता है, क्योंकि ग्रंथ उन प्राचीन लिपियों में, शारदा वगैरह में उनमें लिखे हुए, लोग उनको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो प्रकाश में नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोग उन लिपियों को सीखें और उनका जल्दी से जल्दी लिप्यंतर करके हमें उनको प्रकाशित करें। मुझे लगता है शायद आपका चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर हम लोग आगे जो कार्यशाला के लिए भी लगे हुए हैं, जो जल्द ही आप लोगों की सूचना आएगा। उसमें लिप्यंतरण जो आप कह रहे हैं उसको प्रमुखता दी गई है, जो कि लिप्यंतरण हो और ग्रंथ जो है वह लिपि में उपलब्ध करवाया जा सके, लिप्यंतरण किया जा सके। और देखते हैं जहां तक सफलता मिल पाती है। कुछ और प्रश्न यहाँ पर रहे हैं, जैसे कि पवन मेहता जी, आप कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री में हैं और आप संस्कृत के प्रति बहुत रुचि आप लेते हैं, और हर एक कार्यक्रम में आपका रुचि और सहयोग निश्चित रूप से हम लोगों के लिए प्रेरणास्पद होता है। आप पूछ रहे हैं जी कि पाली और प्राकृत लिपि में क्या डिफरेंस है। इसी तरह और भी प्रश्न आए हैं, जैसे एक प्रश्न श्रीनिवास जी का है, प्रश्न नहीं है, हमें लग रहा है कि ये केवल एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो श्रीनिवास जी स्वयं अपना प्रश्न उपस्थापित करेंगे। इसी तरह हमारे एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर एलेंगोवन यहाँ पर सीनियर प्रोफेसर में हैं, तो उनका भी कुछ प्रश्न है उन्होंने किया है। तो एक बार सबका प्रश्न एक बार ले लेते हैं, उसके बाद उत्तर ये करें ताकि हमारा समय का बचत हो पाएगा। तो मेहता जी का तो प्रश्न क्लियर हो गया है, पाली और प्राकृत लिपि में क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ ये श्रीनिवास जी, सर, हाँ, परिभाषा सूत्रस फ्रॉम डिफरेंट लिपीज आर दे आर सेम और डिफरेंट? परिभाषा जो है यह सभी लिपियों का समान है, इस पर चर्चा है। हाँ, ये भी आप देख लीजिए। प्रोफेसर एलेंगोवन महोदय। सर जी नमस्कार। हम इलंगोवन जूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है सर। तो संस्कृत भी सीख रहे हैं अभी फॉर लास्ट फ्यू डेज। मेरा वीडियो कैमरा इज नॉट वर्किंग, सम इश्यू इज देयर सर। आई हैव अ फंडामेंटल डाउट and I wanted to get clarity from you. If you take this Devanagari script, it is being used as a script for more than 100 different languages, right sir? 120 languages are using the Devanagari as a script, but there are some languages, if you take in the southern part of India, particularly Tamil, Telugu, Kannadam, Malayalam, सब अलग अलग स्क्रिप्ट है सर।
ये कहाँ से राइज हो गई? व्हाट इज द नीड फॉर 120 लैंग्वेजेस टू यूज अ सिंगल स्क्रिप्ट, and what is the need for each language to use a single script in a particular very limited area? ये मुझे समझ नहीं पा रहे हो. I have a very big that it is making me to. चलिए, ये तीसरा प्रश्न रहा आपके लिए, और अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप एक साथ रख लेंगे तो उनको उत्तर देने में थोड़ा सहज रहेगा. हमें लगा कि यही 3 प्रश्न है. तो पहला तो हो गया पाली प्राकृत में अंतर को लेकर के, दूसरा श्रीनिवास जी का था, एक और इनका था. जी सर, पवन जी का जैसे प्रश्न है पाली प्राकृत लिपियों में क्या अंतर है, तो यहाँ तो थोड़ा हमें थोड़ा ध्यान देना है कि ये दोनों ही भाषाएं हैं, लिपि नहीं है. पाली और प्राकृत दोनों ही भाषाएं हैं, ये लिपि नहीं है. ये किसी दूसरी लिपि पर डिपेंड है, जैसे संस्कृत भी डिपेंडेंट है. संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, ये सभी भाषाएं हैं, इनकी कोई लिपि नहीं है. हिंदी भी देवनागरी जो है वो अपना अलग लिपि है. इन सभी लिपि की भाषाओं को नागरी ने, देवनागरी ने, शारदा ने, ब्राह्मी ने जीवित रखा है, आप ऐसे कह सकते हैं. इसलिए लिपि जो है एक प्रकार से जीवनदायी भी है. तो ये अपनी भाषाओं का अपना व्याकरण है, अपनी परंपरा है, लेकिन ये स्वयं जो है, हाँ, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जो लिपियां हैं, जैसे गुजराती है, गुजराती लिपि भी है, भाषा भी है. बंगला है, लिपि भी है, भाषा भी है. और मतलब अपनी उन भाषाओं की अपनी लिपियां हैं. मैथिली की अपनी जो है लिपि है, लेकिन आज स्थिति यह है कि तिरुता जानने वाले लोग बहुत कम रह गए. तो ये यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा. तो हमें उसको भाषा की दृष्टि से देखना है पाली प्राकृत को. और दूसरा आपका जो है ये परिभाषा सूत्रों की जो बात कही कि जो है उनकी अलग अलग लिपियां हैं बहुत सारी, तो उनका विषय भी क्या अलग है क्या? सर, विषय तो जो मूल ग्रंथकार ने एक बार जो लिख दिया वही विषय रहेगा. उसकी लिपियां अलग हो सकती हैं, उसके ट्रांसलेशन अन्य अन्य भाषाओं में हो सकते हैं. हाँ, लेकिन होता क्या है, जब एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि लिप्यंतर की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ लिप्यंतर की ग्रंथ था, भारत को पांडुलिपियों का देश कहा जाता था, तो बहुत सारे जो है अब छापे खाने तो थे नहीं. जब भारत को पांडुलिपियों का देश कहा जा रहा है तो भारत में लाखों पांडुलिपियां हैं. आपका नालंदा, तक्षशिला जैसे जो है बड़े बड़े विश्वविद्यालय, और नालंदा में 3 बड़े जो है संग्रहालय थे, जहाँ जब बख्तियार खिलजी ने आग लगाई तो वो जो है कई महीनों तक वो पांडुलिपियां जलती रही. तो हुआ, अब जैसे हिंदुस्तान आया तो हिंदुस्तान ने वो कुछ बुद्धिस्ट परंपरा के ग्रंथ या अन्य ग्रंथों को उन्होंने अपनी लिपि में, अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके ले गया. और वहां से फिर बाद में जो है हमारे कुछ आचार्यों ने फिर उनको संस्कृत में फिर से ट्रांसलेशन करके और हमारी लिपि में परिवर्तित करके उन्हें वो रूप में ले आए. तो ग्रंथ जो मूल ग्रंथ करता है उसकी भाषा या कंटेंट तो उसका वही रहेगा. अन्य अन्य भाषाओं में, लिपियों में उसको लोग परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु लिप्यंतर करते समय पाठ भेद होते हैं. या कोई विद्वान जब लिप्यंतर कर रहा है तो अपनी सुविधा की दृष्टि से वो कई बार कुछ पाठों को एक्स्ट्रा जोड़ देता है, कुछ प्रसंग जोड़ देता है. जैसे नाटकों में बहुत हुआ है. कोई कुछ इंफॉर्मेशन लॉस भी हो सकता है ना सर? जी हाँ, बिल्कुल इंफॉर्मेशन लॉस होता है. इसीलिए समीक्षात्मक संपादन की परंपरा है. अभी जो अभिज्ञान शाकुंतलम आप देख रहे हैं, और भट्ट जी ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम अभी समीक्षात्मक संपादन छापा है, उसमें सैकड़ों श्लोक उन्होंने बताए हैं कि ये बाद में ऐड हुए, कालिदास के नहीं है. ओके. तो जी, वो लिप्यंतर करते समय विद्वान को कोई कठिन शब्द आ गया, उसको लगा कि नहीं ये कठिन शब्द का अर्थ नहीं बैठ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उसने जो है उसको सरल शब्द उसको हटा करके दूसरा शब्द रख दिया. तो प्रसंग भी कई बार कुछ लोग प्रमादवश गलती कर देते हैं, कई बार सोच समझ करके गलतियां कर देते हैं. और ये तो भारतीय संस्कृति के जो है मूल आधार है. बहुत सारी छेड़छाड़ें जो है ग्रंथों के साथ हुई है.
तो अब तो उन पर अब हम लोगों के पास संसाधन है, हम उनको अच्छे से प्रकाशित करें, समाज के सामने लाएं, तो सेकंड फेज में फिर वो गलतियां समझ में आएंगी कि कहाँ कहाँ कुछ जो है गलती है या कौन पाठ मूलकर्ता का नहीं है, उन पर फिर सेकंड फेज में चर्चा होगी। फर्स्ट फेज तो यह है कि उन ग्रंथों को एक बार जो है समाज के सामने तो लाएं। तो मुझे लग रहा है ये आपका हो जाएगा सर। एक प्रश्न और था सर का। हाँ जी, तो तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न इनका था लिपि से संदर्भित कि देवनागरी की एक ही लिपि है और जो द्रविड़ की अलग अलग भाषाएं हैं वो अलग अलग लिपियों में लिखी जा रही हैं। जी जी जी, देखिए ये लिपियां जो है ना प्रदेशों के अनुसार, लिपि लेखन के साधनों के अनुसार, यानी कि जैसे जैसे समय बदलता है, आपके पास संसाधन नए नए आते हैं, तो आप जो है नया आविष्कार करते जाते हैं। उसी प्रकार से लिपियों का भी जो है समय के अनुसार नई लिपियां बनी हैं, आविष्कार हुए हैं, और वो भाषा को ध्यान में रख करके लिपियां का निर्माण हुआ है। और कहीं पत्थर पर लिख रहा है तो उन्होंने ब्राह्मी लिपि सीधी सरल लिखी जा सके। जब आपके पास कागज आ गए तो सुंदर बनाने के लिए नागरी लिपि में आप बना सकते हैं। भूर्ज पत्र है तो बड़ा पतला है, उस पर थोड़ा मोटा अक्षर आपको लिखना पड़ेगा, तो आपकी शारदा लिपि उसके लिए सबसे उपयुक्त है। और जब ताड़पत्र है तो ताड़पत्र में जो है के लिए ग्रंथ लिपि उपयुक्त है। तो वो, और हमारे यहाँ तो कहा भी है कि कोष कोष पे वाणी, वो जो 2-3 कोष पर तो वाणी बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, तो लिपियां भी जो है स्वाभाविक है। और भारत, इसीलिए भारत को पांडुलिपियों का देश कहा जाता था। यहाँ आविष्कारक थे हमारे आचार्य ने, जब जैसी आवश्यकता पड़ी उन्होंने आवश्यकता के अनुसार आविष्कार किए समय की मांग के साथ। तो इसीलिए ये जो है इतनी सारी लिपियों का निर्माण हुआ है और सभी लिपियों में लेखन कार्य रहा। ये बड़ी बात है। अभी भी आप देख सकते हैं, आप व्हाट्सएप में आप इमोजी वगैरह की जो एक नई लिपि आ गई है, कैसे हो, गुड नाइट लिखने के लिए गुड लिख करके जो है आप 9 नंबर लिख दीजिए, टी लगा दीजिए, और या फिर हाउ आर यू, अगर कोई खुश है तो अपने प्रसन्नता का जो है चित्र भेज देंगे, दुखी है तो आंख से आंसू टपकते हुए आप एक इमोजी भेज देंगे। तो ये तो समय के अनुसार सर जो है जैसे संसाधन आ रहे हैं वैसे ही लिपियों का भी आविष्कार होता रहा है, आगे भी होगा। अभी भी एक पूना से एक जैन साधु हेमंत है, उन्होंने मुझे अभी कुछ दिन पहले ही एक नई लिपि बिल्कुल उन्होंने जो है स्वयं आविष्कार करके मुझे भेजी कि आप ये देखिए मेरी लिपि कैसी है। काफी उन्होंने अच्छा, मतलब वो जो है ब्राह्मी को आधार बना करके अच्छे सरल अक्षर बनाए हैं। कीबोर्ड के भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी लिपियां आपके जो है कंप्यूटर में, लैपटॉप के लिए फॉन्ट आपको अवेलेबल है। जैसी जरूरत है वैसे जो है निर्माण पहले भी हुए, अभी भी हो रहे। और हमारे आचार्य बड़े वैज्ञानिक थे, वो विमान शास्त्र, विमान भी बनाना जानते थे, और वो जो है और वो शल्य चिकित्सा करना भी जानते थे, और वो जो है शल्य चिकित्सा के लिए जो है जो साधन चाहिए वो भी निर्माण करने की का जो है उनका ज्ञान था। तो वो लिपि बनाना उनके लिए कोई कठिन बात नहीं थी, इसीलिए शायद इतनी लिपियां बनी होंगी। सर धन्यवाद सर। संभवतः सभी के प्रश्न हो गए हैं। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं अपने विभागीय आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र नैनवाल सर से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आज के मुख्य धन्यवाद। जी धन्यवाद के क्रम में आज सर्वप्रथम मैं आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए, जैसा कि हमने विषय में देखा होगा कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, जितना उसकी शीर्षक जितना महत्वपूर्ण लग रहा था, मुझे लग रहा है कि उसके व्याख्यान के बाद मैंने जितना अनुभव किया, और लिपि विज्ञान जो हमारे यहाँ अभी एक कहेंगे कि कुछ संस्थानों को दे दिया गया है, जैसे नमामि, ये जो दूसरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो केवल कोई सर्टिफिकेट कोर्स या इत्यादि के माध्यम से केवल वो संस्थाएं चल रही हैं, जबकि अकादमिक स्तर पर लिपि विज्ञान को लेकर के जिस प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए और लिपियों का कितना ऐतिहासिक महत्व जो हमने इस पूरी
1 घंटे के व्याख्यान में सुना, जो सर ने एक विस्तार से हम लोगों को समझाया, और जो सर्वप्रथम एक जो बात कही वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित एवं प्रचारित करने की बात कर रही है, उसमें लिपियों का कितना महत्व है, ये सर ने इंगित किया अपने व्याख्यान में। और ये बहुत जरूरी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के इस महत्वपूर्ण ग्रंथों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक जो भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण और प्रचार है वो नहीं हो सकता। और उस संदर्भ में लिपियां अत्यंत आवश्यक हैं, जो हम बार बार अपनी प्रशंसा अपनी ज्ञान परंपरा की विशेषता में कहते हैं कि हमारी लाखों पांडुलिपियां अभी भी अप्रकाशित हैं, और उनका प्रकाशन के माध्यम से ही हम अपनी ज्ञान परंपरा को और संवर्धित कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में यह जो लिपि विज्ञान का जो क्षेत्र है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सर का एक बृहद अध्ययन देख करके बड़ी एक प्रसन्न, मतलब ये भी है कि कार्य तो अनेक करने हैं, लेकिन बड़ी प्रसन्नता यह हुई कि आज भी हमारे यहाँ इन लिपियों को जानने वाले आचार्य हैं, जिनके माध्यम से हमारी ये परंपरा संरक्षित है। और शायद अगर हम गिनती करेंगे तो शायद अंगुलियों में हम गिन सकते हैं, तो उन विद्वानों में सर आते हैं। और सर ने हमें समय दिया अपने इस महत्वपूर्ण समय के लिए। और जैसे कि अभी हमारे सहयोगी आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा जी ने बताया कि हम आने वाले समय में इसमें एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे। और तो सर उसमें मैं सोचता हूँ कि सर उसमें अवश्य हमारे मध्य में रहेंगे, क्योंकि एक लिपि केवल लिपि जानना ही नहीं, अपितु लिपि ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए क्या महत्व रखती है, हमारे ग्रंथों के लिए उसकी ज्ञान परंपरा में क्या उसका की आवश्यकता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सर ने इन सारे विषयों को अत्यंत गंभीरता से, अत्यंत विस्तार से और बड़े सरल शब्दों में, और खासकर हम जैसे पहले सुन रहे कि यह एनटीए के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसमें तो बहुत सारे शोध के अवसर हम सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए मैं सर्वप्रथम सर का आभार व्यक्त करता हूं। और उसके अनंतर में हमारे मध्य में हमारे विभागाध्यक्ष सर, जो अत्यंत महत्वपूर्ण अपने कार्य से भी हमारे मध्य में जुड़े रहे, उनके लिए भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उसके अनंतर हमारे मध्य में अनेक विद्वान जो संस्कृत के प्रति रुचि रखते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति रुचि रखते हैं, ऐसे श्री पवन मेहता जी जो केंद्रीय जो मंत्रालय है वहाँ का कॉर्पोरेट में कार्यरत हैं। उसके बाद हमारे मध्य में सुधांशु शेखर जी जुड़े हुए हैं, जो ओएसडी है, नहीं जी सुधांशु शेखर जी पीएन मंडल यूनिवर्सिटी में जो वहाँ के कुलपति हैं, उनके ओएसडी पद पर कार्यरत हैं। तो मैं सर का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सर हमारे मध्य में जुड़े। और ऐसे ही हमारे बीच में त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के ओएसडी, वो भी ये सौभाग्य है। और डॉक्टर सुमन के सर जो निरंतर हमारे विभाग के लिए उपलब्ध रहते हैं, सर्वदा उनकी सहायता, उनके मार्गदर्शन हमको मिलते रहता है। तो मैं ऐसे सभी विद्वान आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि जो हमारे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम मुझे दिख रहे हैं। इसमें डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर कुलदीपक शुक्ल जी हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के एलन गोवन सर, जिन्होंने अपनी एक जिज्ञासा भी, महत्वपूर्ण जिज्ञासा हमारे सामने रखी। ऐसे बहुत सारे विद्वान जब जुड़ते हैं तो हमारा भी ये जो विश्वास है वो बढ़ता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो अन्य लोग हैं वो भी सहभागी बन रहे हैं, उनके लिए यह एक लाभ का कार्य है। तो हम यह जो, जैसे कि प्रारंभ में ही रोहित ने बताया कि ये जो वाग्वर्धनी परिषद है उसका गठन ही इसलिए किया गया है कि हम ऐसे विद्वानों को अपने समक्ष लाएं और उनके ज्ञान से हम लोग लाभान्वित हो, जो संस्कृत के क्षेत्र में और संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। और वो एक वैश्विक कार्य करते हुए भी उस रूप में अभी हमारे सामने नहीं है, या हम उनके ज्ञान से अछूते हैं। इसका उद्देश्य यही है। इसमें हम किसी को कोई आर्थिक सहायता नहीं देते हैं, किसी भी प्रकार का हम उनको कोई सहायता उनकी नहीं करते हैं, उसके बावजूद वो आप सभी हमारे मध्य में आते हैं, जुड़ते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं हमारे विभाग के आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण
व्याख्यान के लिए एक महत्वपूर्ण विद्वान को हमारे समक्ष लाए, और इसी के साथ में अपने जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए संस्कृत के जिज्ञासु छात्र हैं और जो अपने किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने विभाग के सभी छात्रों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जितने भी अन्य भी संस्कृत जिज्ञासु जुड़े हुए हैं सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब हम कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में पहुंचते हैं। रोहित जी धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को अब समापन की ओर ले जाते हुए यह गुरु शिष्य परंपरा यूं ही बनी रहे, ज्ञान का आदान प्रदान सतत चलता रहे, इस कामना के साथ इस कार्यक्रम का शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर, सभी का खूब खूब आभार। नमस्ते सभी को। फिर से हम लोग मिलेंगे आने वाले समय में, ऐसे ही जल्द ही हम लोग मिलेंगे। चलिए इसी के साथ ये सभा को डिस्कनेक्ट करते हैं अभी। धन्यवाद सभी को।